लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो सेकंड लॉ हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन में होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। दोनों वर्ड सेम है। डेफिनिट मतलब होता है फिक्स या कांस्टेंट, और प्रोपोर्शन के मतलब होते हैं रेशो। ठीक है, तो लॉ ऑफ फिक्स रेशो या लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशो भी उसको हम कह सकते हैं। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है उसको हम थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले तो ये लॉ पेश किया लुइस प्राउस ने। जिस साइंटिस्ट ने इस लॉ को पेश किया दैट इज़ कॉल्ड लुइस प्राउस, उनका नाम था। और स्टेटमेंट क्या कहती है इस लॉ की? ये लॉ स्टेट करता है कि एवरी सैंपल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स फिक्स एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो। किसी भी कंपाउंड को आप उठा ले दुनिया के, उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स फिक्स होंगे और वो फिक्स रेशो में ही कंबाइन होंगे। कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो कंपाउंड आपका ग्लूकोज हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो वाटर हो, कोई भी कंपाउंड हो, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हमेशा फिक्स होते हैं और वो कंबाइंड भी फिक्स रेशो में होते हैं, कांस्टेंट रेशो में होते हैं, जो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे वाटर, पानी। अब पानी, आप कोई सा भी पानी दुनिया में सैंपल उठा लें, पानी का सैंपल आप चाहे टैंकी से उठा लें, चाहे वो पानी आपके जो है वो जग में मौजूद हो, चाहे वो टैंक में मौजूद हो, चाहे वो दरिया में मौजूद हो, चाहे वो बारिश से बरसता हुआ पानी हो, वो पानी कहीं पे भी दुनिया में हो, अगर पानी आप कहीं से भी उठाते हैं तो पानी का फॉर्मूला H2O ही होता है। और इससे ये पता लगता है कि पानी के अंदर, पानी एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एलिमेंट्स फिक्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोई भी पानी का मॉलिक्यूल आपको दुनिया में ऐसा नहीं मिल सकता जिसके अंदर कार्बन हो या सल्फ़र हो या कोई दूसरा एलिमेंट हो। पानी में लाजमी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, तो फिक्स एलिमेंट होते हैं और कंबाइन भी फिक्स रेशो में होता है। मतलब अगर हम वाटर की रेशो को चेक करें तो वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, चूँकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया यहाँ पर। इस तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2:16 का रेशो। उसके बाद दोनों एक टेबल से कट कर देते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो इसका मतलब 1:8 का रेशो होता है बाय मास वाटर का। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो 1:8 का होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 8 गुना भारी होता है पानी के कंपाउंड के अंदर। ये एक फिक्स रेशियो है। पानी दुनिया में कहीं पर भी होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे और उनके बीच का जो रेशियो होगा वो 1:8 का ही होगा। तो यही कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि एलिमेंट्स जब कंपाउंड में मिलते हैं तो वो फिक्स रेशियो में मिलते हैं। इनका रेशियो फिक्स होता है, सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। अब दूसरा, मैंने वाटर के लिए लिया, आप किसी और कंपाउंड के लिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर लें, CO2 एक और कंपाउंड है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हो जाएगा आपका 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन हो जाएगा आपके एक का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 32। नाउ इसको एक टेबल से हम किसी को कट कर दें तो 4 से कट सकता है ये, 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32, बस इससे ज़्यादा नहीं कट सकता ये। 3 और 8 किसी एक टेबल में नहीं आ सकते। तो उसका मतलब ये हो गया कि कार्बन और डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के रेशो 3:8 का होता है और ये फिक्स रेशो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं से भी हासिल कर लें तो हर कंपाउंड में एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं तो वो फिक्स रेशो में कंबाइंड होते हैं। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आगे बात समझ में सबको क्लियर है? ठीक है, सिंपल लॉ था। देन मूविंग, अच्छा इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं कि जिस तरह से जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी जो कि एच डॉल्ट ने पेश की थी, इसकी भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, बट ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसकी वर्डिंग नहीं लिखाई है क्योंकि ये पेपर में आता नहीं है। ठीक है, बट लेकिन हम इसको समझ सकते हैं ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी जो पेश की थी वो पेश की थी जे बर्जीलियस ने। जे बर्जीलियस एक मशहूर साइंटिस्ट, इनका नाम इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट के अंदर, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जे बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सिंबल्स बताए थे डिफरेंट एलिमेंट्स के, सोडियम के Na, आयरन का Fe, कैल्शियम का Ca, पोटेशियम का K, ये सारे जो सिंबल्स थे ये जे बर्जीलियस ने बताए थे। ठीक है, तो जे बर्जीलियस ने क्या किया था, पहले तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक कांस्टेंट कंपोजिशन के लिहाज से कि लेड लिया और सल्फर लिया। Pb होता है लेड, एक कंपाउंड है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड लेड। रॉक टेबल में होते हैं कंपाउंड, उर्दू में उसको हम लोग बोलते हैं सीसा। ठीक है, तो उसने लेड लिया एक कंपाउंड, 10 ग्राम लेड लिया, ये लेड है क्या 10 ग्राम, और इसके उसने कंबाइन कर दिया सल्फ़र के साथ। S इज़ सल्फ़र, ऐसा आपका हो गया सल्फ़र
और सल्फ़र को हम लोग उर्दू में कहते हैं गंधक, जो नॉर्मली टैंक्स, वाटर टैंक वगैरह में मौजूद होता है और मतलब येलो टाइप का होता है, ग्रीनिश येलो टाइप का होता है। पानी वगैरह साफ़ करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा आपने पानी के टैंक के अंदर, हकीम के दुकानों में मिलता है नॉर्मली आराम से, पत्थर जैसा होता है, गोल गोल राउंड टाइप, सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है। तो सल्फ़र जो होता है जिसको हम गंधक कहते हैं, तो उसने पाउडर्ड सल्फ़र लिया 1.56 ग्राम और 10 ग्राम उसने लेड लिया और दोनों का साथ में रिएक्शन कराया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक 11.56 PbS बन गया। PbS जो कंपाउंड है, और ये कंपाउंड आपका कहलाएगा, नाम इसका लेड सल्फाइड। तो लेड सल्फाइड बन गया 11.56 ग्राम, ठीक है। ये तो हो गया है कंपाउंड, फिक्स रेशो है, मतलब 10 ग्राम लेड हमेशा 1.56 ग्राम सल्फर के साथ मिलता है। ये इसका फिक्स रेशो है, ये इसका डेफिनेट रेशो है। अब उसने एक और एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसने सल्फर तो 1.56 ग्राम ही लिया, लेकिन लेड इसने ज़्यादा ले लिया। इसने लेड ले लिया 18 ग्राम, जबकि लेड जो है वो चाहिए होता है 10 ग्राम जस्ट रिएक्शन के लिए। उसने सोचा कि 18 ग्राम लेकर चेक करते हैं क्या होगा, तो फिर उसने दोनों को मिला दिया। जब दोनों को मिक्स किया इसने, तो लेड सल्फाइड उतना ही बना जितना पहली बार बना था, 11.56, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम लेड ही यूज़ हुआ। तो बाकी जो 8 ग्राम लेड था, तो वो बाकी बचा रह गया, 8 ग्राम लेड एक्स्ट्रा बचा रह गया रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका मतलब जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एक फिक्स रेशो में बनता है। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड कर दो तो सूरत में वो चीज़ बाकी रह जाती है, बची रह जाती है। इससे ये साबित होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जे बर्ज़िलियस की एक्सपेरिमेंट से। समझ में आया सबको एक्सपेरिमेंट ये? इसमें क्या किया इसने, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको शो कर दिया क्या हो रहा है इसके अंदर। वर्डिंग्स भी होती हैं, लेकिन चूंकि पेपर में आता नहीं इसलिए वर्डिंग्स नहीं लिखा रहा मैं इसकी। नाउ नेक्स्ट थर्ड लॉ है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को पेश किया था एक अलग साइंटिस्ट ने, हर लॉ को अलग अलग साइंटिस्ट पेश कर रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पेश किया था लावॉइजर ने, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पेश किया था लुइस प्राउस्ट ने, ठीक है। इस तरह से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जिस साइंटिस्ट ने पेश किया उनका नाम था जॉन डाल्टन, तो जॉन डाल्टन ने पेश किया। स्टेटमेंट क्या कहती है कि व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन विद अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड देन द रेशो इन विच द कंबाइन मस्ट बी इन होल नंबर और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। कहते हैं अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा तो जिस रेशो में वो कंबाइन होगा वो हमेशा होल नंबर रेशियो होगा। अब होल नंबर कैसे कहते हैं, दो तरह के नंबर मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, एक हमारे पास होल नंबर होता है और एक हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर होता है, ठीक है। होल नंबर कैसे कहते हैं, होल नंबर लाइक दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, जिसमें पॉइंट नहीं होता। और एक हमारे पास दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। और कुछ नंबर हमारे पास होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर असल में डेसिमल उसमें मौजूद होता है, उसमें पॉइंट मौजूद होता है, जैसे कि 1.5 2.7 3.9 4.1 5.5 6.9 7.1 8.2 9.8, समझ रहे हो। अब ये सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं दे आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर्स इन मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। अपने ऐसे बहुत सारे नंबर मैथ्स की कॉपी में लिखे होंगे जो फ्रैक्शंस में होता है, ठीक है। तो दो तरह के नंबर होते हैं, एक होल नंबर एक फ्रैक्शन नंबर। तो ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, के एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो उस सूरत में फ्रैक्शनल नंबर में कभी भी कंबाइन नहीं होंगे, होल नंबर में कंबाइन होंगे। और ये एक बड़ा एक सिंपल सा एक्सपीरियंस है जो आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हो ना तो कोई पॉइंट में नहीं लिखते हो, हमेशा हमेशा होल नंबर में लिखते हो। अगर कोई आपसे कहता है भाई वाटर का फॉर्मूला लिखें तो हम कहते हैं H2O, कोई बोलता है नमक का फॉर्मूला लिखें तो हम लिखते हैं NaCl, कोई कहता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो हम लिखते हैं CO2, कोई बोलता है सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखें हम लिखते हैं SO2, कोई बोलता है ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखें हम लिखते हैं C6H12O6, कोई बोलता है शुगर का फॉर्मूला लिखो हम लिखते हैं C12H22O11 एट्सेट्रा। इन तमाम फार्मूलेज में आप देख सकते हैं कि इनमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं आ रहा, फ्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ रहा है तो वो होल नंबर में जुड़ रहा है, होल नंबर से मुराद पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी को हम एग्जाम्पल से शो करते हैं जो आपको पेपर में एग्जाम्पल लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट को एक कंपाउंड से जोड़ दिया है। एलिमेंट आपके पास है कार्बन और उसको जोड़ रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ, मिला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ ताकि कंपाउंड बन जाए। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, या तो कभी CO बन जाता है या CO2 बन जाता है। CO को हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 को हम लोग बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोनों में रेशोज चेक कर लें ज़रा।
तो यहाँ पर कार्बन का रेशियो हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, और यहाँ पर कार्बन का रेशियो हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 2, ऑक्सीजन है तो 32। अब अगर इनको चाहें तो हम, अब ये सिंपल होल नंबर रेशियो हम चाहें तो उसको कट कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक सिंपल नंबर से। जैसे मिसाल के तौर पे इन दोनों को कट करना है तो 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, इनको कट करना है 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंबाइन हो रहे हैं ये होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। चेक कर लिया आपने कि इसमें जब आप कट कर रहे हैं एटम उसको, ऑक्सीजन के एटम्स को, तो वो सिंपल नंबर 1 2 3 इस तरह से कटते जा रहे हैं। अगर ये फ्रैक्शनल होता है तो फिर कभी इस तरह से डायरेक्ट कट नहीं पाता ये, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू उसी वक्त आती है जब आपका कट नहीं रहा होता वैल्यू डायरेक्ट ना। डिवीजन में जब हम करते हैं ना, जब पूरा नहीं कटता एक साथ फिर हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो क्या उसमें पॉइंट नहीं आ रहा, डायरेक्ट 1 2 ऐसे करके कट जा रहा है, तो उसका मतलब जब भी एलिमेंट कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है तो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होता है। सिंपल होल नंबर से हमारा उसमें कभी भी फ्रैक्शंस नहीं होते। अरे बात समझ में, व्हाट आई एम सेइंग, सिंपल लॉ ऑफ इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर क्या बात मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, डन है। आफ्टर दैट द लास्ट वन, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो बाकी देखो 3 लॉ अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तीनों लॉ में जो सबसे डिफिकल्ट लॉ समझने के लिए होता है वो आखिरी वाला लॉ ही होता है। मतलब एक तरह से डिफिकल्टी इंक्रीज होती है लॉ बाय लॉ। मतलब सबसे आसान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, थोड़ा सा मुश्किल आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझने के लिहाज से, याद करने के लिहाज से उल्टा है। याद करने के लिहाज से आखिरी वाला ज़्यादा आसान है चूँकि वो छोटा है, और फर्स्ट वाला ज़्यादा मुश्किल है, सबसे लंबा वही है। तो समझना और याद करना दोनों में फ़र्क है। तो ये समझ में नहीं आता लेकिन याद हर कोई कर लेता है चौथा वाला, ठीक है। तो अब जरा इसको समझते हैं। देखो मैं बाकी लॉस को दोबारा रिपीट करता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है कि एलिमेंट्स जब भी कंबाइन होंगे तो हमेशा कंपाउंड्स के अंदर फिक्स एलिमेंट्स होंगे जो फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जो रेशो में वो कंबाइन होंगे वो रेशो लाजमी जो है वो होल नंबर रेशो होगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट बस बोलता है फिक्स रेशो होगा, ये नहीं बताता कि होल नंबर होगा क्या फ्रैक्शनल। वो अगला लॉ बताता है कि होल नंबर रेशो होगा। अब ठीक है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर मोर देन 1 कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे तो होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे। CO बनेगा और CO2 बनेगा, CO और CO2, कभी CO 1.5 नहीं बनेगा, CO 2.5 नहीं बनेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो होल नंबर रेशो बनेगा, मतलब इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO और CO2, ठीक है। अब आखिरी लॉ जो है वो उससे बिल्कुल इसी के आगे और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात करता है, इसी की थोड़ी और एडवांस बात करता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल के क्या मतलब होते हैं? रेसिप्रोकल एक मैथमेटिक्स की एक टर्म है। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल इज अ टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। आपने मैथ्स में इसको पढ़ा हुआ कभी कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है पता है? यस, वेल डन। तो जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं इसको हम रिवर्स कर देते हैं। अगर हम इसको हम 3/2 कर दें तो इसका मतलब दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। ये रेसिप्रोकल कहलाता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम, इसको एक अलग साइंटिस्ट ने पेश किया, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लावाज़र ने पेश किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो लुइस प्राउस्ट ने पेश किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डेल्टन ने पेश किया, बिल्कुल वैसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पेश किया रिचर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो रिचर्ड नाम था साइंटिस्ट का जिन्होंने उसको पेश किया, ठीक है। एंड हियर यू कैन ऑल्सो सी द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एज वेल, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रिचर्ड, ओके। व्हाट आई वाज सेइंग कि ये लॉ बताता क्या है? If an element combines with 2 different elements to form different compounds, then the ratio in which they combine is whole number or simple multiple of it. अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर, अगर एक एलिमेंट मोर देन 1 एलिमेंट से कंबाइन होता है और डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, तो उस सूरत में भी जो वो मिलेंगे सिंपल होल नंबर रेशो में मिलेंगे, सिंपल होल नंबर रेशो में वो कंबाइन होंगे। अब इसको समझने देखो, सिंपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ जो है वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दोनों में क्या एक डिफरेंस है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर हम बात करते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है और दोनों एलिमेंट सेम है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है बस, और 2 मोर देन 1 कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम क्या कर देते हैं कि इसमें हम
एक एलिमेंट को दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करके हम कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक तो मैंने वहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ट्राइंगल की सूरत में मैंने वहाँ पर उसको बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से एक एलिमेंट मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, एक इस तरह का, एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है सल्फर और एक एलिमेंट ऑक्सीजन। यहाँ देख लो, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, वॉट एवर यू कैन राइट, दोनों एग्जाम्पल्स सही है, बुक में दोनों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर के एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन मिलकर जो नॉर्मली कंपाउंड बनाते हैं वो होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन और सल्फर मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं वो होता है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये 3 अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो पहले कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं, फिर सल्फर ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं, फिर सल्फर कार्बन मिलकर बना रहे हैं। अब एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइंड होकर डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। अब इस सूरत में भी ये कंबाइंड होंगे तो सिंपल मल्टीपल रेशो में कंबाइंड होंगे। कैसे, चेक करो। पहले मैं लिख लेता हूँ, सल्फर हो गया यहाँ पर आपका 16 एटॉमिक, सॉरी 32 होता है, और ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 2 का हो गया 32, कार्बन 1 का हो जाता है 12, 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, कार्बन 1 का होता है, 2 सल्फर का हो गया 32, 2 ज़ा 64। अब देखो, अब ये जो इस रेशो में कंबाइंड है वो रेशो भी सिंपल मल्टीपल रेशो है। मिसाल के तौर पे अगर हम दोनों कार्बन को कट कर दें तो 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, एक ही रेशो में कंबाइंड हो गई, होल नंबर रेशो आ गया। अगर हम दोनों सल्फर को कट करें तो 32 1 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64, ये भी कट गया। इस तरह दोनों ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो 32 1 ज़ा 32 और 32 1 ज़ा 32। इसका मतलब हर जगह पर आपको होल नंबर दिख रहे हैं। तो अगर एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से भी कंबाइंड होगा तो वो होल नंबर रेशो में ही कंबाइंड होगा। तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। मल्टीपल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट ले रहे थे, इसमें 3 एलिमेंट को लेकर बात करते हैं। तो वहाँ पर मैंने दिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल। CHO अगर आप चेक कर रहे हो तो मैं वहाँ तक जा नहीं सकता, लेकिन आप देख लो कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो है वो CH4 मीथेन बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद क्या मिल रहा है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, H2O वाटर। वहाँ पर मैंने सबके नीचे सबके एटॉमिक मासेस को लिख दिया है ना, सबके हाइड्रोजन का 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो, चेक करो, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 4 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है। अगर हम इसको कट करें अब तो देखो सिंपल होल नंबर रेशो में कट होगा ये। जैसे कार्बन यहाँ पर है तो 12 1 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12 कट हो गया ये। इस तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कट गया ये। ऑक्सीजन की बात करें 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये साबित हुआ कि जो है वो सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा है इनके बीच का जब हम इनको कट आउट कर रहे हैं। और समझ में आ गया सबको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है। उसकी ये एग्जाम्पल भी जो आसान लगे हम वो लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो इशू।